वजह है। उसके साथ ही क्षेत्रीय दलों में जीत और हार को लेकर जो आपसी संघर्ष है वो तेज हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों की एकता की पहल जितनी तेजी से शुरू हुई थी उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई है। तो चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों में जीत को लेकर संघर्ष तेज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों की एकता की पहल जितनी तेजी से शुरू हुई उतनी ही तेजी से खत्म हुई है। 2022 में 3 प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच बनाने की पहल की थी। 3 प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच बनाने की कोशिश की थी और जिसको कहते हैं कि अपना विस्तार फलक बढ़ाने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी, केसीआर और नीतीश कुमार ने अलग अलग इसकी कवायद की थी और तीनों की हसरतें जो थी वो राष्ट्रीय स्तर पर आने की थी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के महागठबंधन ने एसपी, आरएलडी सहित कई दलों को साथ लिया था और कई दलों का साथ लेकर आगे बढ़े थे ये दल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार क्षेत्रीय दलों के हर गठबंधन में भीष्म पितामह की भूमिका में नजर आए थे। केसीआर ने अपनी इस पहल में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति, ताकि उनको एक राष्ट्रीय चेहरा, एक राष्ट्रीय स्वीकृति मिल सके। विपक्षी एकता के अभियान में केसीआर ने बीजेडी और आप सहित कई दलों से संपर्क साधा था। आज ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, एकला चलो। तो वहीं केसीआर अपनी ही जमीन पर परास्त हुए हैं, बुरी तरह से पराजित हुए हैं वो तेलंगाना में चुनाव, तो अपना राज्य नहीं संभाल सके। शरद पवार खुद की पार्टी नहीं बचा सके और अलग निशान के साथ इंडी गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो जो भीष्म पितामह थे वो खुद की पार्टी नहीं बचा सके, जो राष्ट्रीय फलक पर छाने की बात करते थे। नीतीश कुमार ने पहले इंडी गठबंधन बनाया और फिर वो खुद ही एनडीए में आ गए। आरएलडी ने एसपी से नाता तोड़ लिया। तो कहां पीएम मोदी को 400 सीटों पर घेरने की तैयारी थी, अब एक एक सीट पर लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी ने खुद के लिए 370 का लक्ष्य रखा है तो एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाया है तो क्षेत्रीय क्षत्रपों का इंडी गठबंधन तेजी से सिकुड़ता गया है। बहुत सारे दल जो है उससे अलग हुए हैं। जाहिर है नीति, नियत और नेतृत्व के बिना बने विपक्षी गठबंधन का शोर चुनाव आते आते दब गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गठबंधन को जोड़ने के बजाय नेतृत्व को लेकर विवाद को बढ़ाया है। इंडिया गठबंधन में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका को लेकर संघर्ष, सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। अब मुकाबला सिर्फ जुबानी आरोप और पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले पर उतर आया है। कल मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने आज पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। एक तरह से इसके जरिए उनका यह घोषणा पत्र बताया है प्रधानमंत्री ने। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन के मंच से ऐलान किया है कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम ने कहा कि एक और शक्ति का विनाश सोचने वाले लोग हैं, एक शक्ति की पूजा करने वाले हम लोग हैं। पीएम ने कहा कि मेरे लिए सभी मां बेटियां ही शक्ति स्वरूपा हैं, मैं विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब सवाल यह है कि कभी मोदी के परिवार पर हमला, कभी सनातन संस्कृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, क्या मोदी की गारंटी के खिलाफ बिना किसी एजेंडे से चुनाव में मुकाबला किया जा सकता है? यह भी एक सवाल है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति का प्रयोग एकजुटता के लिए होता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा पर शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग,
ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया और इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और मेरे लिए सभी माताएं और बहनें पूजनीय हैं। जहां से इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। अनुजा जी और प्रभात जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपसे मैं चाहूं कि इस खबर का विश्लेषण करें और उसके साथ शुरुआत करना चाहें, जिस तरह से हम विपक्षी एकता और फिर हम जो सत्ताधारी दल है, अगर हम दोनों की बात करें, सबसे पहले इनकी बात करें, तो आप देखते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी की बात करें, केसीआर की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, शरद पवार की बात करें, ये सब किसी न किसी समय इन्होंने एक गठबंधन बनाने की शुरुआत की, लेकिन अंत में आप देख रहे हैं कि सब कहीं ना कहीं या तो एकला चलो रे की स्थिति में है और या तो फिर अपनी ही लड़ाई, यानी कि अपने अपने राज्यों में बैकफुट पर हैं, अपनी पार्टी में बैकफुट पर हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा गठबंधन बनाने की कवायद थी वो अब अपने अपने मिशन तक सिमट गई है? निखिल, आपके रिपोर्ट पे आऊं उससे पहले जरा अभी आपने जो साउंड बाइट सुनाया, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी सुनाया और आपने राहुल गांधी का भी सुनाया, तो जाहिर सी बात है कि कैसे ये पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग अपने ही नैरेटिव में फंसते हैं, उसका एक सबसे बड़ा एक ताजा उदाहरण है कि आज आप देखिए कि मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सारे नेता उस शक्ति को परिभाषित करने में लगे हुए हैं। कोई एक उसे आसुरी शक्ति का नाम दे रहे हैं, कोई एक निगेटिव पावर की बात बता रहे हैं। ए भैया, इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी? जब आपने एक बार उसमें हिंदू देवी की बात बताई, हिंदू शक्तियां की बात बताई, तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में उनकी अपनी अधिष्ठात्री जो देवी है उसी के जहन में आएगा। अब आप उसको ये बता रहे हैं कि उसमें राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति की बात की थी, राहुल गांधी ने निगेटिव पावर की बात की थी। तो इतना एक्सप्लेनेशन आप जब दे रहे हैं आपके शीर्ष नेतृत्व में, जब इस बात को एक बड़ी तरह से मंच पे, सार्वजनिक मंच पे और इंडिया गठबंधन के मंच पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र ही है एक तरह से, तो आप इसको एजेंडा बनाते हैं और बाद में उसको सफाई देते हुए देखते हैं, तो इसी का हश्र ये हुआ है कि जो 2022 में जो आपने मोमेंटम देखा था अपोजिशन पार्टीज की, जिसे आपको लग रहा था कि देश में जो 2024 का जो चुनाव होने वाला होगा वो शायद एक दिलचस्प मुकाबला होगा सीटों पे, उसका हुआ क्या? तो उसका हश्र यही नैरेटिव है जो राहुल का। आप ये पिछले दिनों की जो मीटिंग थी जिसमें लालू यादव ने कहा कि भैया ये मोदी का कौन सा परिवार है, तो ये आप अलग अलग तरीके से ये सारे गठबंधन की जो अपनी महत्वाकांक्षा थी, 28 दल मिलके आए,
लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा सबके सर पे सब बोल रही थी। उसमें बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई होगा, वो कभी तय नहीं हो पाया कि कांग्रेस को ये बड़ा भाई हम मान लें या कांग्रेस पार्टी इन पार्टी रीजनल पार्टी को बड़ा भाई मान लें। तो इतने आप कह सकते हैं कि एक अहंकारी जो व्यवस्था में और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा में हश्र क्या हुआ, जो सीट शेयरिंग को लेके जो मुंबई गठबंधन में अभी मंच पे आपने देखा होगा कि लगभग अखिलेश यादव को छोड़ के बाकी सारे लगभग लोग थे जो अभी बचे रह गए हैं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पे कब नतीजा आएगा। तो इतने कंफ्यूजन के बीच में आप ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप इस तरह से देवी शक्ति और शक्ति का नैरेटिव दे रहे हैं, तो माना जाएगा कि आपके झोली में कुछ भी नहीं है। जी 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 बिल्कुल। और ये सवाल प्रभात कुमार जी से शुरू करते हैं। प्रभात कुमार जी, आपने सुना कि किस तरह से जो राहुल गांधी का जो पूरा स्टेटमेंट था, आपको लगता है कि इस तरह के अगर आप उसको कोई भी एक्सप्लेन करें लेकिन एम्बिगुअस स्टेटमेंट देकर सेल्फ गोल नहीं करते हैं कांग्रेस के नेता, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका दे देते हैं और उसके बाद जो एजेंडा है वो बीजेपी सेट कर लेती है? सर्वप्रथम निखिल जी आपको और मेरे को पैनलिस्ट अनुजा जी और मिश्रा जी, इनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। जी जी, आपको भी नमस्कार, राम राम जी। और बात शक्ति की हो रही थी। मैं कोई एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, ना डिफेंड करने आया हूं। एक शक्ति की पूजा रावण भी करता था। पूजा की बात हो रही है और यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भगवान राम युद्ध के अंतिम पड़ाव में थे, जब राम रावण का आमना सामना होना था, भगवान राम एक दिन दुखी बैठे थे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा रावण से। तो सबने कहा कि क्यों? कह रहे हैं साक्षात शक्ति विमुख हो गई है। तब जामवंत जी ने कहा था भगवान श्री राम से, मिश्रा जी बेहतर जानते होंगे, मानस में वर्णन है इसका। भगवान श्री राम से जामवंत जी ने कहा था कि अगर वो व्यक्ति अनैतिक होते हुए भी शक्ति की पूजा करके शक्ति प्राप्त कर सकता है तो आप तो निष्ठावान हो, नैतिक हो, सत्य पे हो, तो आप भी शक्ति की उपासना करो, आप भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो। पहली बात। दूसरी, जब प्रधानमंत्री जी शक्ति पूजा की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था मणिपुर की नग्न परेड। वो भी मातृशक्ति है ना। तेलंगाना में खड़ा होकर के आप शक्ति की बात कर रहे हो और दिल्ली में नाक के नीचे आपके जंतर मंतर पर जिन बेटियों को घसीटा गया, वो भी तो शक्ति की उपासना होती है। अगर उनकी रक्षा में आप खड़े होते या दो शब्द बोल देते। आप तेलंगाना चले जाते हो प्रधानमंत्री जी शक्ति पूजा की बात करने के लिए, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। पिछले कई बार मैंने देखा, अरुणाचल प्रदेश देखा, वेस्ट बंगाल में देखा प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगा कि शायद इस बार प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएंगे, लेकिन नहीं गए, क्योंकि मणिपुर में उनको शक्ति नहीं दिखती। जिन बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा जाता है वहां शक्ति नहीं दिखती। और शक्ति की उपासना में एक श्लोक सप्तशती में। आपका ऑडियो चला गया, एक बार चेक करें स्टेटमेंट, अपना इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बोलिए। दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी भागवत में एक श्लोक है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो सबके मंगल की बात करती है, सबके मंगल की कामना करती है हमारी शक्ति। वो किसी एक के मंगल की कामना नहीं कर सकती। और जिस ढंग से शक्ति के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है विगत कुछ दिनों में, अब दिख रहा है कि शक्ति आपके साथ नहीं है। और जिस शक्ति की बात राहुल जी कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। आपने जब एक नैरेटिव सेट करने का काम शुरू किया जी, आप बार बार शक्ति की बात करते हो, आपने मातृशक्ति की बात करी। ठीक है, आपकी आवाज फिर चली गई है। आप अपना एक बार थोड़ा जो वीडियो है उसको भी ठीक करने में अनुजा जी के पास जाता है। अनुजा जी, आपने देखा, आपने सुना प्रभात जी को, वो कह रहे हैं कि जिस शक्ति की बात राहुल गांधी कर रहे थे, दरअसल उसको लोगों ने समझा नहीं और शक्ति की उपासना तो रावण भी किया करता था। ये इनका कहना है कि अपने अपने राम है, अपनी अपनी उपासना है और उस हिसाब से लोग उसकी उपासना कर रहे हैं, लोग उसका विवेचना कर रहे हैं, इनकी विवेचना अपनी तरह से। आप कैसे देखना चाहेंगे इसको? जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई प्रभात भाई जो बात कहते कहते गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जैसे कि इनके राहुल गांधी जी बोलते बोलते गुम हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि कौन से वक्त पे क्या बोलना चाहिए और अपनी पार्टी को किस दुविधा में वो डाल देते हैं उनके बचपने की हरकतों से।
उन्हें नहीं मालूम कि कितनी औरतों को वो घात करते हैं अपनी इस तरीके की बातों से, जो पीड़ा एक औरत को महसूस होती होगी। जिस शक्ति की बात करते हैं, मातृभूमि हमारी, जिसको हम भारत कहते हैं, मदर इंडिया कहते हैं, वो एक शक्ति है। तो क्या वो इस शक्ति के अगेंस्ट है? कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं वो? क्या संदेश खाली की शक्तियों को वो पहचानना भूल गए? क्या उनके हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना ही बुरी तरह से एक गैंगरेप हुआ था, जहां पर उनके ही सीएम उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वीरभद्र सिंह, क्या उसके शक्ति को वो पहचान नहीं पा रहे? राजस्थान जो आज हमारी झोली में है, मोदी जी की झोली में है, वहां की जो औरतें बिलखते बिलखते, जिन्होंने वोट बैंक में एक तहलका मचा दिया, छत्तीसगढ़ में तहलका मचा दिया, क्या उन शक्तियों से डर रहे हैं? क्या वो शक्तियां इन्हें नजर नहीं आ रही? आज ये शायद अपनी बहन जो इनकी प्रियंका वाड्रा है, शायद उन शक्ति को समझ नहीं पा रहे, तभी उनको आगे लेकर नहीं आते। सोनिया गांधी को वो वैसे ही नहीं पूछते। तो राहुल गांधी जी, आपकी शक्ति कौन सी है? कौन है आपकी शक्ति? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप चलते चलते आप ये बात कहने लगते कि मैं सड़क पे चल रहा हूं और ठंड में चल रहा हूं, मुझे ठंड नहीं लग रही, ये मेरी शक्ति है। तो आपकी बातों में बहुत दुख होता है कि आप अपने ही बोलने से, अपने कांग्रेस के जितने आपके लोग थे, जितने आपके लीडर्स थे, वो उन लोगों को आपसे जुदा होना पड़ा क्योंकि आपकी सोच उनसे नहीं मिलती। और वो सोच ना मिलने की रीजन है कि आज उनके सामने एक ही विकल्प नजर आता है, वो होता है छोड़ना और एनडीए के साथ मिलना, भाजपा के 370 पूरे करना, 400 पार करना। आज आप बताइए कि राहुल गांधी जी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि शक्ति आपको श्राप दे रही है? आप जवाब दीजिए कि जय जय श्री राधे श्याम का नाम लेते हैं या श्री राम का नाम लगते हैं तो आपको श्री सीता मैया नजर नहीं आती। ये आप जवाब दीजिए कि आज आप उन औरतों के लिए क्या प्रतिबद्ध हैं कि नहीं, कि जो इस तरीके से बातें करते और एक शक्ति को आप एक सड़क की आबरू बना देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज ये लोग देते हैं। एनडीए जहां पर खड़ा है वो अपने सारे संगठनों के साथ खड़ा है और रीजनल एस्पिरेशन, जैसे कि हमारे मोदी जी ने बोला था, वी आर टेकिंग फॉरवर्ड नेशनल प्रोग्रेस के अंदर एनडीए एकजुट होके खड़ा है क्योंकि सारी शक्तियां उसके अंदर एकजुट होके खड़ी है। और आज कितने ही साल हो गए, 10 साल एनडीए का गठन एक साथ खड़ा है। जो हमसे रूठ के भी गया आज हमी में वापस मिल गया, एक साथ खड़ा हो गया। तो ये आपको बताना है कि आप किसके साथ खड़े हैं राहुल बाबा। आप भूल जाते हैं क्योंकि शक्ति जिसने आपको वोट करना है उसी मात्र शक्ति ने आपके साथ खड़ा होना। आप भूल गए बाबा कि वो मात्र शक्ति का आप उलाना कर रहे हैं। ठीक है। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको कौन किस तरह से ले रहा है, ये समझने की बात है। एक बार फिर से प्रभात कुमार जी के पास आएंगे। प्रभात कुमार जी, इसके ऊपर तो चर्चा लगातार हो ही रही है, अपने उसके एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन जब हम गठबंधन की बात करते हैं और विपक्षी गठबंधन की बात खास तौर पर करें तो आप देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। अगस्त में जब इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो बहुत बल्कि 2022 से अगर इसकी शुरुआत माना जाए कि जब ममता बनर्जी, केसीआर और दूसरे नेता जब इसमें जुटे थे और ये था कि इसको एक फलक तक पहुंचाना है और 400 सीटों पर एक होकर के लड़ेंगे, इस मिशन के साथ आगे बढ़े थे। आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं? महाराष्ट्र, जिस मुंबई में ये रैली हो रही थी, वहां पर भी अभी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। कहीं आपको लगता है कि आप लोग एनडीए से पिछड़ रहे हैं? भाई, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अनुजा जी ने आज एनडीए का नाम लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले 5 वर्षों में एनडीए शब्द नहीं सुना था। मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, तो आज एनडीए बोला तो खुशी हुई मुझे। अनुजा जी, साधुवाद आपका। दूसरी बात ये बार बार कह रहे थे, हमारे मिश्रा जी हैं वो भी कह रहे थे और अनुजा जी भी कह रही थी कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। बीजेपी के साथ क्या हुआ? तमिलनाडु के अंदर स्वर्गीय श्रीमती जयललिता जी की पार्टी के साथ क्या हुआ? आज बिहार के अंदर क्या चल रहा है? बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई करवा दी इन्होंने। ये कंप्लीटली सत्ताग्रही लोग हैं,
सत्ता के लिए सारे साम नहीं, तो ये दाम सवाल तो दंड भेद नीतीश अपनाने में पीछे नहीं रहते। नीतीश कुमार ने तो इसकी शुरुआत की थी, वही सवाल तो मैंने कहा। निखिल भाई मैं नीतीश कुमार जी पे आ रहा हूं। नीतीश बाबू के लिए क्या क्या शब्द और नीतीश की जब बात करिएगा तो ममता बनर्जी की भी बात करिएगा, आम आदमी पार्टी की भी बात करिएगा, इन सब की बात करेंगे जी। अरे हमारी बात तो आप बिल्कुल कीजिए। जी 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 मैं चाहता हूं विपक्ष की बात मीडिया करे, ये मैं चाहता हूं, और ये आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है जी। लेकिन प्रश्न एक बार सत्ता पक्ष से भी होना चाहिए कि आखिर क्यों 4.5 साल आपने जेजेपी के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया और 4.5 साल के उपरांत आपने जेजेपी के साथ संबंध खत्म किए। आप बताना पड़ेगा आपको, हरियाणा की जनता को, बिहार में आपको बताना पड़ेगा कि नीतीश बाबू के लिए आपके जो शब्द थे क्या सुशोभित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे नीतीश बाबू के लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी। पगड़ी नहीं उतारेंगे, पगड़ी कहां रख दी? चरणों में। और क्यों रख दी? सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए। तो बिहार की जनता हो, हरियाणा की जनता हो, तमिलनाडु की जनता हो, मणिपुर की जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ सत्ता के लिए सारे साम दाम दंड भेद तो ये खत्म हो गई, ये तो नीतियां थी, ये सारे के सारे कर्म। लेकिन वही तो बात हो रही, वही सवाल तो पूछा जा रहा है प्रभात जी कि आप लोग आखिर एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अरे हम बिल्कुल एक हैं। कहाँ एक है? वही तो सवाल मैं तब से पूछ रहा हूं, आप उस पर आ ही नहीं रहे। मैं आपको दरअसल बीच बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं प्रभात जी कि आप लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई थी और कहां खड़े हुए हैं, आप खुद उसका आकलन करिए और बताइए। बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुई थी जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दो धंधा लो की कार्रवाई शुरू हुई थी। आज नीतीश बाबू जब जाते हुए चल रहे हैं तो मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि छापेमारी चल रही थी उनके करीबियों पे, ललन सिंह जी के करीबियों पे, इनके जो नीतीश बाबू के बहुत क्लोज थे विजय चौधरी जी, उनके करीबियों पे, नीतीश बाबू के अपने करीबियों पे। तो वो समझ में आ रहा था अक्टूबर से ही कि सीन क्या चल रहा है। लेकिन क्या नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी का आ गया गठबंधन का? ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। इसका ठीक है प्रभात जी, आपने एक सवाल उठाया है, उसका जवाब ले लेते हैं। अनुजा जी ये कह रहे हैं कि छापेमारी चूंकि चल रही थी और छापेमारी करके, ये सवाल बार बार आ रहा है कि छापेमारी करके और ईडी और सीबीआई का आप लोग एक्शन करते हैं और उसके बाद जो है इनके जो घटक दल हैं वो टूट जाते हैं, चिटक जाते हैं। ममता बनर्जी क्यों नहीं आई अभी तक हमारे पास? बड़ी दुख की बात है। ना ममता बनर्जी आ रही है, ना अखिलेश यादव आ रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी आ रही है ना? उनका कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आ रहा है। आप बताइए कि ऐसे कैसे चल रहा है कि आपके सीपीएम के भी लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं, जो बातें आप करने जा रहे हैं। आप ये बताएं कि जहां पर आप बार बार ईडी और सीबीआई को दोष देते हैं, वहीं पर अधीर रंजन जी के लिए ईडी और सीबीआई चमत्कार हो जाते हैं। अरे ममता बनर्जी के ऊपर ईडी सीबीआई जानी चाहिए। संदेश खाली में जो हो रहा है वहां पर ईडी सीबीआई होनी चाहिए, वहां पर जांच होनी चाहिए। अरे भाई, आप एक तरफ क्यों नहीं हो जाते? आप थूक कर चाटते क्यों हैं अपनी ही बात को? आप जो केक सामने लेकर आते हैं आप उसी को काट के खाने लग जाते हैं। तो जवाब आपको दे रहा है भाई साहब कि आप लोग किस तरफ खड़े हैं। अरे आप जहां पर केरला में कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलग खड़ी हो गई, बंगाल में टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे से परेशान है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुत्ते बिल्ली के बैर में खड़े हैं, पंजाब में कुत्ते बिल्ली के बैर पे खड़े हैं और कहते हैं आम आदमी पार्टी हमारे सबसे जिगरी भाई। अरे आम आदमी पार्टी आपको हटा के सुपड़ा साफ करके आपकी जगह पर आकर बैठ गई। आज आप उन्हीं के साथ बैठ के खाना, समोसे, चाय चल रही थी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टाटा, ओके, बाय बाय, सब खत्म। कैसे कर दिया उन लोगों ने? अब आप बताइए, आप ये भी बताइए कि जहां पर राहुल गांधी के वायनाड से कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कौन खड़ा कर रहा है? एनी रंजी खड़ी हो रही है, रंजा जी। अब आप बताइए, सीपीआई के अंदर जो इंडिया अलायंस के अंदर है वो राहुल गांधी के वायनाड में जाके खड़ी हो गई। ये आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब कि आपकी जो पार्टी है वो कहां खड़ी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हो पा रही, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स निकाल दिए। अरे एनसीपी में अजीत पवार जी हमारे साथ जहां पर आके खड़े हो गए, और किसको कह रहे हैं आपके हमारे साथ कौन खड़ा नहीं है? आज अकाली दल के साथ भी बातचीत चल रही है, एआईएडीएमके के साथ भी बातचीत चल रही है। अरे कौन नहीं खड़ा हमारे साथ? अरे देखिए, ऐसा है, प्रधान सेवक बनकर इस आइडियोलॉजी के साथ आज कोई खड़ा है तो एनडीए खड़ा है। मेरे सारे भाई एनडीए के खड़े हैं
और जो भी छोड़ कर गए थे, मैं पहले ही कहती हूं, आदर सम्मान के साथ वो फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधान सेवक सिर्फ एक ही है, मोदी। और मोदी के साथ खड़े होने से जो हम भारत मां के चरणों में, अपनी उस शक्ति के चरणों में हम पूजा कर सकते हैं, ये कांग्रेस इटालियन इनके साथ रहकर नहीं रह सकते। आज कांग्रेस एक रीजनल पार्टी बन के रह गई, वो दूसरे की रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में क्या जानती है? ठीक है, वो तो उनको अपने बीएलओ को भी वो खुद मानती है, उसके समान इस तरीके की भाषा को यूज करती है। ठीक है, मुझे शर्म आती है कांग्रेस के प्रभात भाई जो यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पर जिस हैसियत से बैठे हैं सर, मुझे लगता है कि आप उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल बाबा आपके भी नहीं है। वो कब क्या कह देते हैं, क्या उनके दिमाग में आता है, वो अपने ही अगेंस्ट, अपने ही कांग्रेस के लोगों के अगेंस्ट बोलते हैं। अभी खड़गे साहब ने बोला, अरे जाने दीजिए, जो जाने दीजिए, सब वापस ना बुलाइए। आप जानते हैं, आप यही कहते हैं कि सब चले जाएं, कोई वापस ना आए, क्योंकि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये बात भी थी कि अगर ये इतनी सारी बातें थी प्रभात जी, तो आखिर खड़गे साहब को तुरंत उस पर एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ा? बहरहाल ये आप लोग की आपस की बात है, इसको समझने की बात है। जो पब्लिक है, जनता है, वो समझ रही। जी निखिल भाई 10 सेकंड दीजिएगा, हाँ प्लीज। जी बताइए, जल्दी बताइए सर। जी अनुजा जी मेरी बड़ी बहन है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी भाषाई मर्यादा खोई है। चलिए कोई नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दिखता है, वो मेरी बड़ी बहन का कोई दोष नहीं। इन्होंने कहा थूक कर चाटने की बात, तो नीतीश कुमार जी के साथ जो ये गठबंधन है उसको क्या बोला जाएगा? बिहार में क्या बोला जाता है पता है आपको? बिहार में एक कहावत चलती है, और अगर मैं बोल दूं तो शायद नहीं, जो बिहार के लोग कोई भी असंसदीय चीज कम से कम मत बोलिएगा। मैं आपके बोलने से पहले मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, इन्होंने इटालियन बोला निखिल भाई। नहीं, ठीक है, भाषाई मर्यादा में देखिए, आप दोनों राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, बिल्कुल आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम आप दूरदर्शन जैसे चैनल पर आकर आप सभी लोग, अगर आप जान रहे हैं आप किसी बात के लिए आहत हुए तो ठीक है, आप अपना बड़ा दिल दिखाइए, लेकिन कम से कम भाषाई मर्यादा को बनाए रखिए। इन्होंने इटालियन बोला, ठीक है, मुझे घोर आपत्ति है। सोनिया गांधी इस देश की माननीय सांसद हैं, ठीक है, चलिए इटालियन बोल रही है उनको। ठीक है, मैं जोड़ रहा हूं विनोद मिश्रा को। मैं विनोद मिश्रा को लाना चाह रहा हूं इसमें। विनोद मिश्रा को मैं विनोद मिश्रा को लाना चाहता हूं। प्रभात जी आप सुनिए, एक बात विनोद जी, इस पूरे विमर्श में जो मैं जानना समझना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि मुद्दे कहीं ना कहीं एक बार फिर गायब होते जा रहे हैं। कभी मोदी पर हमला, कभी सनातन संस्कृति पर हमला, कभी इनकी हमला, कभी उनका हमला, और ये बड़ा व्यक्तिगत होता जा रहा है। क्या जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो गायब होते जा रहे हैं इलेक्शन से? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं अपने दोनों प्रवक्ताओं को, भाई अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम लोग उन्हीं के साथ में कुछ समझने जानने के लिए जी बिल्कुल, इसीलिए साथ जोड़ते हैं, आयोजन करते हैं। कम से कम पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग जब डिस्कशन करने बैठे हैं, एक आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर की बात आप करते हैं, तो आपका भी उतना ही बड़ा चैनल है ये, जितना अनुजा जी के है, सबका ये चैनल है। जी बिल्कुल, तो कम से कम इस बात का रखना चाहिए कि कम से कम पर्सनल अटैक नहीं हो। लेकिन बात ये है कि निखिल, जो बात आप मुद्दे की बात कर रहे थे कि कल का दिन सच में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा दिन था, और बड़ा दिन इसलिए भी था कि आप ये देखिए कि जो बचे रह गए हैं 28 दलों में से, वो लगभग अखिलेश यादव छोड़ के बाकी सारे दल उस मंच पे थे। तो वहां से कम कम इंडिया गठबंधन का एक एजेंडा बन सकता था, जो देश के लोगों को लगता कि ये इंडिया गठबंधन जो मिशन 2024 में निकला है, वो गठबंधन भी एक लड़ाई लड़ने के मूड में है और उसका ये एजेंडा है। लेकिन उस एजेंडा में अब हुआ क्या, ये प्रभात जी हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि पूरे भाषण को उन्होंने सुना होगा। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, या फारूक अब्दुल्ला हो, हर नेता के आप अगर उनके भाषण को सुने तो हर आदमी का नैरेटिव ये था कि जो डर गए वो चले गए, यहाँ पे जो लोग हैं वो डरे नहीं, इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं। तो कोई सवाल आपसे जरूर जनता देश के लोग पूछेंगे कि बाकी क्या लोग ये जो जमा हुए हैं वो सिर्फ डर से जमा हुए हैं कि कहीं उन पे अगली कार्रवाई ना हो। तो ये डर और ये एजेंसी, ये सारी कार्रवाई में आप जब देखते हैं तो आप ये संवैधानिक संस्थाओं और उसके जो ये रहा है उसके कार्यशैली पे उस पर सवाल उठाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये प्रभात जी आप देख लीजिए। आज ही क्यूरिटी पिटीशन, आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता और जिसके लिए अरविंद केजरीवाल का भी नोबेल पुरस्कार की बात करते थे, भारत रत्न की बात करते थे जैन साहब के बारे में, उनका बेल रिजेक्ट हो गया, नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको वापस जेल जाना पड़ा है।
तो ये ऐसे बयानबाजी से बात नहीं चलती है। जब कार्रवाई होती है तो आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता में से संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया थे, जो मॉडल ला रहे थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉडल जेल में है। बात ऐसे नहीं बनती है कि सिर्फ आप ये लगा दीजिए कि राहुल गांधी कहे कि मोदी की आत्मा कहाँ है। अरे भाई, तो आप जब नैरेटिव बनाते हैं तो उसके पास में आप कोई सब्सटेंशियल होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। और क्या ये पूरा जो इतने सारे लोग जमा हुए थे मुंबई के उस शिवाजी मैदान में, तो क्या इसलिए जमा हुए थे कि आपके ये शक्ति के भाषण सुने कि हम हिंदू की शक्ति के विरोध में ये करेंगे? आप एक ठोस एजेंडा लेके नहीं आ रहे हैं। जब आप हरियाणा की बात कर रहे थे तो मैं प्रभात जी उसको भी आपको याद दिलाऊं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो अभी आपके सीएम रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में आएंगे तो हम फ्री प्लॉट देंगे लोगों को। तो आपको देने के लिए लोगों के पास क्या है, ये बात आप हमसे बेहतर जानते हैं। चाहे वो 5 आपका न्याय योजना हो जिसमें 25 गारंटी हो, मोदी के गारंटी में आपके सामने में विकल्प क्या है, ये अभी तक आप देश को नहीं बता पाए। बिल्कुल ठीक है। दरअसल एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है कि अगर कल का जो बैठक थी या जो एक मुंबई में इतना बड़ा प्रदर्शन था, उस दौरान कुछ पब्लिक के लिए ठोस दिया जा सकता था बजाय पर्सनल अटैक करने के, तो शायद बेहतर होता। फिलहाल राजनीति आप लोगों को करनी है, आप लोग बेहतर जानते हैं। दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा। इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में बस इतना ही, और यहां रुकेंगे एक छोटे से